नमस्कार साथियों, एमडी क्लासेस पर आपका स्वागत है। साथियों, आज आरआरबी ग्रुप डी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट हुआ और मैं स्वयं सेंटर गया था और सेंटर पर लगभग 1 से 1.5 घंटे रहे। जब पेपर छूटता है तो बच्चे जो है वो हम ना मुलाकात करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुलाकात करते हैं, 200-400 बच्चे रहते हैं। लेकिन एक बात फिर से आपको बता दें दोस्तों कि जैसे बच्चा निकलता है और तुरंत हम उससे बात करते हैं। आप देख लीजिएगा भाई साहब, बहुत सारे ऐसे वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा जहां पर आप लाइव देख लीजिएगा। हम बच्चे से पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब देख लीजिएगा, आप अगर हम बात करेंगे तो आप वीडियो में देख सकते हो कि हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। मतलब ये वीडियो हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि मैं कुछ दिखाना आपको, बस केवल ये दिखाना चाहते हैं कि बच्चे से जब हम सवाल पूछते हैं तो एक्चुअली में बच्चा बता पाता नहीं है ना, नहीं बता पाता है ना। क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बता पाता है कि ये क्वेश्चन आए हुए थे, क्योंकि तुरंत नहीं बता पाता है दोस्तों। वो चाहे हम हो चाहे आप हो, इसमें वो देखिए हम इससे पूछ रहे हैं, बता रहे बच्चा बहुत स्मार्ट हो आप, एकदम से देखो ना बाल वाल स्मार्ट तरीके से। लड़का पूछ रहा था सर किस पे आएगा ये, हमने कहा सर चैनल पे आएगा। अरे सर समाचार में आएगा, हम कहा हाँ समाचार में आएगा कि दिखाई दे रहा है। देखिए गौर से वही बच्चा है जिसने ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन करके दिखाया है। अभी से थोड़ी देर के बाद जो है ना, तो मतलब इस तरह से। तो खैर मजाक तक था मेरी बात ये, है ना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो क्या आया हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात ये तय हो गई आज कि मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बिल्कुल भी एनसीईआरटी से अलग साइंस कुछ भी नहीं आता। एनसीईआरटी से अलग साइंस एक भी लाइन कहीं और से नहीं पूछा जाता है। यह बात आपको याद रखना, मतलब टोटल और टोटल एनसीईआरटी ही पूछा जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे कि कोई भी बच्चा ये कहे नहीं सर एनसीईआरटी से ज़्यादा डीप हमें पढ़ना है, ये करना वो करना, नहीं। तो जब भी आप रिवीजन करें तो एनसीईआरटी की बुक से ही करें। और एनसीईआरटी का बुक का जो नया वाला एनसीईआरटी है जिसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, है ना, उसको आप लोग पढ़िए। लेकिन किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी, इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी पढ़ लियो अब वो टेंशन में आ गया हमें तो नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं, अगर आप पुरानी पढ़ो तो पुरानी ही पढ़िए, है ना, क्योंकि नए लाओगे फिर उलझोगे, क्योंकि इतना वक्त तो है नहीं आपके पास। तो अगर पुरानी से आपने साल भर पढ़ाई किया तो उसी से पढ़िएगा। तो साथियों, हम लोग आपको बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे, साथ साथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था वो हम चर्चा करेंगे। सैंपल पेपर की टाइमिंग तो आपको पता है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। 8 बजे हम कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपको बढ़िया तरीके से करवाएंगे। कम से कम 40-50 क्वेश्चन होगा, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे। भैया एक बार फिर से कह दे रहे हैं कि ट्रोल ना करिएगा, ना बताने वालों को ना हम ही को। जो बच्चा बताता है उसी, हमको ट्रोल से डर नहीं है। हमें ट्रोल से, हमें आप गाली दे दो कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चा पेपर देकर आता है उन बच्चों से, है ना, वो बता पाता है नहीं बता पाता, इतना आसान नहीं होता। वो टाइप करना आसान होता है, बोलना आसान होता है, लेकिन जब एग्जाम सेंटर से कोई बाहर निकलता है, रात भर जगा रहता है, वो तो हमको पता है ना, या आप लोग सेंटर में जाते हो उनको पता है। जो नहीं जाता है कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत लोगों ने देखा होगा, है ना। चलिए भाई साहब, रात रात जगे रहते हैं ट्रेन में बैठे बैठे। एक लड़का तो कह रहा था तो मेरे आंख से आंसू आ गया कि सर हमें पूरी सफर, मतलब छपरा से लेकर और लखनऊ तक पूरा सफर खड़े खड़े किए। बताइए कितनी बड़ी बात है ना। चलिए, तो ओवरऑल हाँ, एक बता रहा था बच्चा कि सर रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन आया हुआ था। तो सबको पता है केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन तो अबे करेगा, जिसमें से इस शिफ्ट में जो देखने को मिला था वो उदासीनीकरण अभिक्रिया से देखने, ऐसा बच्चा बता रहा था। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब होता है ना, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन से सवाल पूछा गया था। उदासीनीकरण अभिक्रिया से सवाल पूछा गया था। न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन से सवाल बच्चा बता रहा है कि हाँ सर पूछा गया था। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि यदि कोई बेस एसिड होता है, मतलब अम्ल है, और वो क्षार के साथ जब अभिक्रिया करता है, मतलब कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको पता है सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट मतलब लवण बनाता है, प्लस क्या बनाता है, पानी बनाता है। ये चीज आपको अब उन्होंने एग्जाम्पल हो सकता है दे दिया गया हो। तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और क्या बनाता है भैया, पानी बनाता है। लवण उदासीन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करेंगे NHCl एसिड है,
और NaOH कास्टिक सोडा जो होता है वो क्षार है। जब रिएक्शन करता है तो आपको पता है NaCl प्लस H2O बनाता है। ठीक है, तो ये अम्ल है, ये क्षार है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी कभी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो उदासीन मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, जैसे लवण, है ना। तो लवण, ये चीज आपको याद रखना है। एक सवाल तो ये पूछा गया होगा। दूसरा बच्चा जो है पूछता ज्यादातर है, एक तो विस्थापन अपक्रिया आपको याद रखना है। विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, कि भाई साहब जैसे कहा जाए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जो है इसमें आयरन के साथ रिएक्शन कराया जाता है। वो भाषा में कुछ भी लिख सकता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, है ना। फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया गया है, एक आयरन की रॉड या कील डाली गई है, तो क्या बनेगा, तो जब भी कॉपर सल्फेट जो होता है वो आयरन के साथ अपक्रिया करता है तो फेरस सल्फेट बनाता है। साथ साथ में क्या होता है दोस्तों, कॉपर को बिल्कुल जुदा कर देता है। क्यों, क्योंकि कॉपर कम अपक्रियाशील है और आयरन ज्यादा अपक्रिया, तो अधिक अपक्रियाशील वाले कम अपक्रियाशील को डिस्प्लेस कर देते हैं, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब जो आपका मेरे प्यारे बच्चों कॉपर सल्फेट था वो नीला था, क्या था भैया, नीला था। फेरस सल्फेट कैसा हो गया, हरा हो गया। ठीक है, और इसमें जो कील थी लोहे की वो भूरी हो गई है। कैसी हो गई है, कील जो थी वो कैसी हो गई है, भूरी हो गई है। तो विलयन नीला से हरा हो जाता है, कील जो सामान्य थी वो लगभग भूरी हो जाती है। तो यह विस्थापन अपक्रिया होती है। और दूसरा होता है द्विविस्थापन अपक्रिया, डुअल डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलिए, द्विविस्थापन अपक्रिया या डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अपक्रिया या डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब होता है अगर ए बी है और बी सी है, ए बी है और क्या है भैया, सी डी है, ये दोनों क्या करेंगे जब रिएक्शन करते हैं तो ए सी प्लस बी डी बनाता। ठीक है, चलो भाई साहब, अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो ये बनेगा ये अवक्षेप रहेगा। क्या रहेगा भैया, अवक्षेप, जिसको प्रेसिपिटेशन, ये जल में आघुलनशील होता है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो सोडियम जो है क्लोराइड बनता है, और सॉरी हमने कहा कि सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है ना। और जो है आपका सोडियम नाइट्रेट, तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो अवक्षेप होता है, ठोस के रूप में होता है, जल में आघुलनशील होता है। ठीक है, ये एक चीज ये हो गया। दूसरा जो आपसे पूछा जाता है विघटन अपक्रिया, है ना, विघटन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। इसमें क्या होता है, जब एक अभिकारक होता है दो उत्पाद होता है। ठीक है, जैसे भैया पानी है, अगर हम पानी को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, H2O2 है ना, H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। संयोजन अपक्रिया क्या होता है ये भी जान लीजिएगा। संयोजन अपक्रिया में क्या होता है, जब रिएक्टेंट दो होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक होते हैं। तो ओवरऑल इस तरह की, इसके अलावा ऑक्सीकरण और रिडक्शन होता है। ऑक्सीकरण उनको बोलते हैं जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं हाइड्रोजन निकालते हैं, रिडक्शन उनको बोलते हैं जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं और जो है आपका ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो रिएक्शन से सवाल कौन से पूछे गए थे ये क्लियर बच्चा नहीं बता पाए। ठीक है भैया, चलिए अब जरा हम आपको बताएंगे दो चार सवाल। जैसे कहा जाए कि ZnHCl यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप क्या बताओगे दोस्तों। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइएगा ये कैसी अभिक्रिया है कि जिंक को जब आपके कहा जाएगा भैया, तो जिंक जो होती है वो एक धातु है ना, क्या भैया, धातु है। ठीक है, और जब वो क्या करते हैं HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे सवाल यही पूछा जाता है कि कोई धातु जो है जब अम्ल के साथ अपक्रिया करती तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये आपको याद रखना है। अब इन्होंने क्या किया है कि भैया जिंक जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो हम कहेंगे विस्थापन अपक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है।
अगला है अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया करके जिसमें लवण और जल बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षार अपक्रिया करके लवण बनाता है दोस्तों, तो याद रखना है वह एक प्रकार की उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। ऐसे ही सवाल आ रहे एग्जाम में, ठीक है भैया। कह रहा उदासीनीकरण अपक्रिया बनने में, अब बताइएगा, कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कह रहा है भैया यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल जब अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो ये आपका क्षार है ना, और ये क्या है आपका अम्ल है, क्या भैया अम्ल है। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो इसमें लवण कौन हो जाएगा बच्चा, जल्दी से बताइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अम्ल क्षार लवण से भी सवाल आया और अम्ल क्षार लवण से ज्यादातर सवाल आए ये आते हैं कि बताओ भैया अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं। तो अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि जो अम्ल होता है चाहे क्षार हो जलीय विलयन में आयन देता है। जैसे जहां जहां आयन पाया जाएगा ऑब्वियस सी बात है आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है ना। चलिए, तो जैसे अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, क्षार जो होता है जलीय विलयन में क्या करता है भैया, OH आयन देता है। जहां आयन पाया जाएगा विद्युत का सुचालक होगा। तो ये चीज आपको याद रखना। तो अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन में क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। क्षार क्या होता है, जलीय विलयन में OH आयन देता है। ठीक है, अब देखें दो चार सवाल कराने। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या। अब ये ना सोचिएगा कि फार्मूला नहीं पूछा गया, पूछा जाता है एग्जाम में, पीओपी वाला फार्मूला पूछा गया था कि नहीं। चलिए, सोडियम कार्बोनेट जो होता है दोस्तों ये धावन सोडा है। क्या भैया, धावन सोडा है, मतलब कि एग्जैक्टली है ना। चलिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो खाने का सोडा होता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो नमक है। क्या भैया, नमक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है ये कास्टिक सोडा है। क्या भैया, कास्टिक सोडा है। क्या हो जाएगा भैया, कास्टिक सोडा है। ये चीज आपको याद रखना। नींबू का स्वाद खट्टा किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसमें अम्ल होता है, क्षार होता है। तो नींबू जो होता है, याद रखना, नींबू जो है वो सिट्रस फ्रूट है। और कोई भी सिट्रस फ्रूट जो होगा दोस्तों, है ना, कोई भी सिट्रस फ्रूट होता है ना, उसमें सिट्रिक एसिड हो जाएगा। चाहे नींबू, संतरा, मौसमी है ना, क्या होगा, सिट्रिक एसिड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इतनी बातें क्लियर है। अब आते हैं अगला है NaOH और HCl। इस तरह से देखा जाए तो कहा जाए NaCl क्या है, तो हम कहेंगे लवण है, क्योंकि अम्ल क्षार अपक्रिया करके लवण बना। ओके, जंतु ऊतक से सवाल पूछा जाता है। पिछली बार जो सवाल पूछे गए थे पिछले शिफ्ट में, मतलब इससे पहले जो एग्जाम हुआ 2 तारीख 3 तारीख, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन प्लांट टिश्यू के देखने को मिले हैं। और यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं वो एनिमल टिश्यू से देखने को मिल रहे हैं। तो एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक बात आपको याद रखना है कि एनिमल टिश्यू में ज्यादातर जो सवाल पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि इपिथेलियल ऊतक के काम क्या होते हैं, तो बता दीजिएगा। बाकी RBC, WBC, प्लेटलेट, इनका क्या काम होता है। तो RBC का काम क्या होता है भैया, ऑक्सीजन का परिवहन करना। WBC हमारी प्रतिरक्षा बनाता है। प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। RBC बोले तो इरेथ्रोसाइट, W बोले तो ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स बोले तो क्या हो जाएगा भैया, थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा। एक तो ये चीजें हैं। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो याद रखना है, कह रहा है कि भाई साहब अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होंगे, तो हम कहेंगे सर एनिमल टिश्यू आर 4 टाइप। और वो चारों टाइप कौन कौन के होते हैं ये चीज आपको समझना है। बताओ भैया चारों टाइप कौन कौन से होंगे। एकदम बढ़िया सवाल है। चारों टाइप की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से हो सकते हैं साथियों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम चारों टाइप की बात करते हैं तो चारों टाइप में याद रखना इपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक, है ना। तो बहुत सारे आप देख सकते हो। पहला क्या होगा, इपिथेलियल टिश्यू होगा। दूसरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इपिथेलियल के बाद में तो दूसरा आपका हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड और हड्डियां आती हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब पेशी ऊतक होता है। तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा, न्यूरल टिश्यू, तंत्रिका ऊतक होता है। तो याद रखना है 4 प्रकार के ऊतक आपको देखने को मिलते हैं। चलो भैया,
अब आते हैं, अगर हम बात करेंगे इससे संबंधित सवाल है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है? तो शरीर की बाहरी सतह को ढकने वाला और अंगों की रक्षा करने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो हम क्या बोलेंगे भैया, उपकला ऊतक होता है। कौन सा ऊतक? उपकला ऊतक होता है। ये चीज आपको याद रखना है ना। कौन सा ऊतक होगा भैया? तो हम कहेंगे उपकला ऊतक होता है। वह ऊतक जो शरीर को गति और संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमें चलने में कौन मदद करता है? पेशीय ऊतक करता है या मस्कुलर टिश्यू करता है? ये चीज आपको याद रखना है ना। मस्कुलर टिश्यू है ना। चलिए पेशी। अब मस्कुलर टिश्यू को कौन कंट्रोल कर, अगर ये ऑप्शन ना होता तो तंत्रिका कोशिका लगा सकते थे। तंत्रिका ऊतक की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, ये भी बता सकते हैं, जल्दी बताइएगा। तंत्रिका ऊतक की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या होती है भैया? तो न्यूरॉन हो जाएगी। क्या होगी? न्यूरॉन हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से न्यूमेरिकल जैसा कुछ पूछा गया था, बच्चा बता रहा था कि सर पोटेंशियल एनर्जी से पूछा गया था। तो याद रखना है, 3-4 फार्मूले आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। पहला तो क्या याद करना है दोस्तों, ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपान टी। एक तो फार्मूला ये याद कर लीजिएगा, त्वरण वाला पूछा जाता है। दूसरा बल वाला फार्मूला F बराबर क्या होता है? m इंटू ए, है ना। मतलब दोस्तों बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तीसरा आपको क्या करना है? संवेग, P बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू वी, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। ये फार्मूला पहला, दूसरा, तीसरा। और फिर उसके बाद दाब वाला फार्मूला याद कर लेना। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए एक तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। अगला फार्मूला आपका है दोस्तों शक्ति वाला। शक्ति वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। तो लो पावर मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें पूछे। तो शक्ति बराबर क्या होता है भैया? तो हम कहेंगे कार्य बटा समय। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, है ना। चलिए एक तो ये पूछ लेना है, याद कर लेना। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv² होता है, ये फार्मूला। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? mgh होता है। बच्चा बता रहा है कि सर पोटेंशियल एनर्जी वाले सवाल पूछे गए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मैंने आपको यहाँ फार्मूला बताया है, ये यांत्रिकी का फार्मूला, मतलब काइनेटिक्स वाला फार्मूला, काइनेमेटिक्स वाला। ये चीज आपको याद रखना है, यांत्रिकी वाले फार्मूले। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? वो तो न्यूमेरिकल में आपको ऐसे लगा दे रही ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। और अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा आसानी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है राजा, तो बताओ जल्दी क्या होगा, बता ले जाओगे, फटाफट बताइएगा। ठीक है, चलो भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां पर पूछा गया है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, ठीक है। और क्या दिया गया है सर? मास दिया गया है 2 kg, क्या दिया गया? 2 kg मास दिया गया है। वेलोसिटी दिया गया 100 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। तो 1/2 गुणे मास कितना दिया गया? 10। वेलोसिटी, मास कितना दिया गया? 2 दिया गया है। वेलोसिटी 10 दिया गया है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 20। तो 1/2 गुणे 2 गुणे 10 दहमा 100 हो जाएगा। 2 से 2 मर गया, बचा कितना? 100 जूल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि 5 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा है भाई साहब की, जरा बताओ मास्टर साहब पोटेंशियल एनर्जी कितना? इसमें मास कितना दिया गया? 5 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा ऊंचाई कितनी दी गई है? 4 मीटर दिया गया है। जी का मान कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हम कहेंगे हाफ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? mgh। एम कितना दिया गया है? एम दिया गया है 5 किलोग्राम। जी का मान 10 दिया गया। ऊंचाई कितना दिया गया भैया? 4 दिया गया। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, है ना। और एक जीरो बढ़ा दो भैया, क्योंकि 10 से गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा? 200 जूल हो जाएगा। ये फार्मूला हम इसलिए आपको क्वेश्चन का ताकि आपको फार्मूला याद रहे, है ना। और बताएंगे और कैसे सवाल आ रहे हैं।
यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, वेग भी दुगना कर दिया जाएगा, तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा, है ना। चलिए, तो कह रहा है मास्टर साहब जो वेलोसिटी थी वो 2v हो गई है ना। मास जो था सर वो 2m हो गया है ना। तो कितना हो जाएगा भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो यहाँ हमें जी इससे कोई मतलब नहीं है, मास 2m है और वेलोसिटी क्या था 2v² था, तो 2m गुणे 2 दूनी 4v हो जाएगा, 4v²। तो ये गुणा कर दोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आ रहा है कि 100 किलोग्राम की कार 200 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, यदि वो रुक जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यदि वो रुक जाए तो किया गया कार्य कितना होगा। चलो भैया, ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, सुनिएगा। कह रहा है 100 किलोग्राम की ना मास कितना दिया गया, m बराबर कितना दिया गया 1000 kg दिया गया है, 1000 किलोग्राम। प्रारंभिक वेग दिया गया है आपका 200 मीटर पर सेकंड दिया, यही तो दिया गया है, चाल से चल रही। यदि वह रुक जाए तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब किया गया कार्य मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv²। अब यहां पर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, तो 1/2 गुणे मास कितना दिया गया 1000 दिया गया, गुणे v का मान कितना दिया गया है भैया 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 20 गन्ना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, है ना। तो काटो कट गया भैया, नहीं 20 दुना कितना हो जाएगा 400, 20 भी संयम 400 होता है ना। तो ये आपका कितना हो गया 500। तो 500 गुणे कितना हो जाएगा 400, 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 थोड़े क्या करो भैया 0 आगे बढ़ा दो, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो 2 गुणे 10 के पावर 5 जूल हो जाएगा। माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऊर्जा माइनस में नहीं होता है ना। चलिए भैया, अगला है ओके। तो साथियों इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब कैसा क्वेश्चन पूछा गया हम तो नहीं बता सकते हैं, जो बच्चा बताएगा वही। हाँ, रात को जब हम लेकर आएंगे 8 बजे का सेशन तो उसमें हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बता पाते, क्योंकि तब तक हमें सोर्सेज से क्वेश्चन मिल जाते। मिलते हैं कल, धन्यवाद।